Hey everybody, how are you all? My name is Surbhi Srivastava and welcome to our YouTube channel. गाइस हम लोग आज श्रीलंका में जो इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है उसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली में श्रीलंका में जो इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है वहाँ की इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर है। ये इकोनॉमिक क्राइसिस का जो मेन रीजन है वो इन्फ्लेशन है, टूरिज्म सेक्टर है और फाइनेंशियल क्राइसिस है, जिस वजह से यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस हुई है, जिस वजह से श्रीलंका के जो सिटीजन है वो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इस प्रोटेस्ट का जो मेन रीजन है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक क्राइसिस तो है ही, साथ में पॉलिटिकल क्राइसिस है, क्योंकि श्रीलंका के सिटीजन ये चाहते हैं कि जो वहाँ पे राजपक्षे जो डायनेस्टी वहाँ पे सरकार का कार्यभार संभाल रही है वो अपने पद से इस्तीफा दे दे। एक्चुअली में मैंने ये राजपक्षे डायनेस्टी इसलिए बोला है क्योंकि जो राजपक्षे फैमिली है उसके बहुत सालों से मतलब उनके फादर, उनके ब्रदर और सन ये सब भी पॉलिटिकली इन्वॉल्व हैं और श्रीलंका की सत्ता को पूर्णतः कंट्रोल किए हैं। इस वजह से मैंने इसे डायनेस्टी बोला है। तो जो वहाँ के प्रोटेस्टर है उनकी ये मांग है कि जो राजपक्षे की फैमिली है वो लगभग वो सत्ता त्याग दे। जबकि आपने अभी देखा है हाल ही में श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर थे महिंद्र राजपक्षे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन जो श्रीलंका के सिटीजन है वो गोटा गो के नारे लगा रहे हैं। इसका मतलब है जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट है वो उनका इस्तीफा चाहते हैं। पर क्या ये श्रीलंका के प्रेसिडेंट इस्तीफा दे सकते हैं? एक्चुअली में आपने इंडिया में देखा होगा कि बीच में प्रेसिडेंट इस्तीफा दे देते हैं और मिड टर्म इलेक्शन हो जाते हैं, पर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन और श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस है। एक्चुअली में श्रीलंका में मिड टर्म इलेक्शन का प्रोविजन नहीं है, इस वजह से ये जो प्रोटेस्टर मांग रख रहे हैं ये मांग नहीं पूरी की जा पा रही है। तो कहीं ना कहीं ये रीज़न है जो प्रोटेस्ट बढ़ता ही जा रहा है। और इकोनॉमिक का तो मेन रीज़न यही है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेप्ट हो गया है, इस चक्कर में ये इकोनॉमी कंट्रोल नहीं हो पा रही है। तो ये सारे मेन रीज़न है जिस वजह से श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ गई है। गाइस आज हम लोग समझेंगे कि इस इकोनॉमिक क्राइसिस का मेन कारण क्या है और श्रीलंका की कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्थिति है उसके बारे में समझेंगे, वो भारत से कितनी भिन्न है और यूएसए से कितनी भिन्न है ये भी समझेंगे, और इस इकोनॉमिक क्राइसिस को कैसे कंट्रोल किया जाता है। आज इन सारे टॉपिक को समझेंगे। चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइज श्रीलंका में चल रही इस इकोनॉमिक क्राइसिस का मेन कारण क्या है, इस बात को समझते हैं। तो श्रीलंका में बढ़ती महंगाई, बिजली की कटौती सहित गंभीर आर्थिक संकट के कारण उत्पन्न समस्याएं ही इस इकोनॉमिक क्राइसिस का मेन कारण है। श्रीलंका में चीज़ों की बढ़ती कीमतें, बिजली की कटौती को लेकर पिछले महीने लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था। 1948 में ब्रिटिश से आज़ादी मिलने के आज से श्रीलंका अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। यह संकट मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा की कमी के कारण पैदा हुआ है, जिसके चलते पूरे श्रीलंका में खाद्य पदार्थों के आयात के भुगतान नहीं हो पा रहे हैं। इस वजह से वहाँ के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले तो यह विरोध प्रदर्शन बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था, लेकिन अब यह एक हिंसात्मक रूप में बदल गया है। इस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से हो रहे प्रोटेस्ट का मेन कारण श्रीलंका की अभी की सरकार है, मतलब वहाँ के प्रेसिडेंट और पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर चल रहा है। श्रीलंका के लोग ये भी चाहते हैं कि वहाँ के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे दें, क्योंकि उनके द्वारा लिए गए पिछले कुछ सालों में जो भी सत्ता संभाली गई, जो भी निर्णय लिए गए वो निर्णय गलत थे, जिस वजह से आज श्रीलंका इस स्थिति में है। इस वजह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यही रीज़न है कि जो प्रोटेस्टर हैं उन्होंने 9 अप्रैल को प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। प्रेसिडेंट राजपक्षे गोटाबया के ऑफिस के बाहर कैंप लगाना शुरू कर दिया। दर्जनों टेंट लगाए गए। उनके ऑफिस के बाहर एक परमानेंट प्रोटेस्ट साइट बन गई। प्रोटेस्ट का नाम दिया गया गोटा गो गामा, और इस प्रोटेस्ट में यह मांग रखी गई कि वहाँ के राष्ट्रपति गोटाबाया को गद्दी छोड़ने के लिए कहा गया, जिसके लिए कुछ नारे भी लगाए गए, जैसे गोटा गो के नारे लगाए गए। इसको इंडिया में जो फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था उससे कंपेयर भी किया गया, जिसमें सिंधु बॉर्डर पर लोग टेंट लगाकर अड़े रहे, कई महीनों तक प्रोटेस्ट चलता रहा, वहीं उनका खाना पीना था। इसी तरह श्रीलंका में भी प्रोटेस्ट चल रहा है। हालांकि श्रीलंका में जो पहले प्रोटेस्ट हो रहा था वो पीसफुल तरीके से हो रहा था, वहाँ पे कोई भी हिंसा नहीं देखी गई, मतलब कोई ज़्यादा हिंसा नहीं हुई। लेकिन बाद में जब राजपक्षे के सपोर्टर, जो कि लगभग 3000 से भी ज़्यादा लोग थे, उन्होंने जो प्रेसिडेंट ऑफिस के बाहर जो प्रोटेस्ट चल रहा था, जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा था, वहाँ पर जब उन्होंने हमला कर दिया और वहाँ के टेंट उखाड़ दिए, तब ये प्रोटेस्ट एक हिंसात्मक रूप ले लिया।
वैसे श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो भी राजपक्षे थे, और जो प्रेजेंट के राष्ट्रपति, प्रेजेंट के प्रेसिडेंट थे, वो भी राजपक्षे थे। असल में दोनों का सरनेम सेम है क्योंकि ये दोनों भाई हैं। तो श्रीलंका पे जो भी पूर्ण नियंत्रण था वो राजपक्षे परिवार का ही था। अभी हम लोग समझते हैं कि ये प्रोटेस्ट कब हिंसात्मक रूप में आ गया, मतलब कब ये हिंसात्मक तरीके से बदल गया। तो जब राजपक्षे परिवार के गुंडे कह ले या उनके समर्थक जो शांति रूप तरीके से जो चल रहा था प्रोटेस्ट उसमें घुस गए, वहाँ उन्होंने हिंसा दिखाई, तब दोनों पक्षों में आपस में क्लैश हो गया। उसके बाद ये प्रोटेस्ट एक हिंसात्मक बन गया। उसके बाद जो प्रोटेस्ट कर रहे लोगों में गुस्सा भर गया, उन्होंने राजपक्षे परिवार का घर भी जला दिया, जो कि एंसेस्टर होम था उसे जला दिया। ऐसे कई सरकारी दफ्तर को जला दिया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे, पानी भी बरसाया, पर वे नहीं रुके। ये बहुत ही बड़ा एक हिंसात्मक रूप में बदल गया, जिसके बाद वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे महिंद्रा राजपक्षे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और गोटाबाया राजपक्षे ने वो इस्तीफ़ा स्वीकार कर लिया। उस समय की स्थिति इतनी ख़राब थी कि प्राइम मिनिस्टर को घर से इवैक्यूएट करने के लिए आर्मी को बुलाना पड़ा, क्योंकि जो भीड़ थी, जो प्रोटेस्टर थे, वो उनके घर के आगे वाले हिस्से को उन्होंने ब्रिज कर दिया था और दरवाजे तोड़कर अंदर घुसने लगे थे। तो ये सिस्टम था जब भी प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा दिया। और इसी तरह कई मंत्रियों ने इस्तीफ़ा दे दिया, जैसे मतलब 27 मंत्रियों ने इस्तीफ़ा दे दिया। इसके बाद आपको लग रहा होगा कि प्रधानमंत्री के इस्तीफ़ा देने के बाद ये हिंसा ख़त्म हो गई होगी, क्योंकि प्रोटेस्ट यही चाहते थे और देश के सबसे पावरफुल इंसान ने तो इस्तीफ़ा दे दिया है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि श्रीलंका का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है वह इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर से थोड़ा डिफरेंट है। इंडिया में इंडियन प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर नहीं होती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत पावर होती है। इसी तरह श्रीलंका में प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ प्रेसिडेंट को भी काफ़ी पावर मिलती है, मतलब वहाँ पे दोनों ही पावरफुल रहते हैं। यहाँ पर श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने भी इस्तीफ़ा नहीं दिया है, मतलब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने तो इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन प्रेसिडेंट ने इस्तीफ़ा नहीं दिया है। गोटाबाया राजपक्षे ने अभी इस्तीफ़ा नहीं दिया है, जबकि वहाँ पे जो नारे लग रहे थे वो नारे गो गोटा गो, मतलब जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ ये नारे लग रहे थे, जिन्होंने अभी तक इस्तीफ़ा नहीं दिया है। तो प्राइम मिनिस्टर से ये नाराज़ थे, मतलब प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा दिया है वो सही है, लेकिन ये प्रेसिडेंट से ज़्यादा नाराज़ थे। वो स्पेशली प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन चाहते थे। आपको बताया जाए कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर गोटाबाया राजपक्षे और महिंद्रा राजपक्षे दोनों भाई भाई हैं। अगर महिंद्रा राजपक्षे ने इस्तीफ़ा दे दिया है तो उनके भाई गोटाबाया राजपक्षे अभी वहाँ की कमान संभाल रहे हैं, जिसके लिए जो प्रोटेस्टर है वो बिल्कुल खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि जो डायनेस्टी जो इस परिवार की चल रही है वो ख़त्म हो जाए। ये दोनों भाई देश की सबसे पावरफुल पोजीशन पर बैठे थे, लेकिन केवल यही दो भाई वहाँ की राजगद्दी नहीं संभाल रहे थे। इनका पूरा परिवार, मतलब इनकी पूरी डायनेस्टी वहाँ की गद्दी पर विराजमान है। इनके परिवार की डिटेल समझे तो आपका सर चकरा जाएगा, क्योंकि पूरा परिवार पॉलिटिक्स से जुड़ा है। पहले तो महिंद्रा राजपक्षे जो 2004 से लेकर 2005 तक प्राइम मिनिस्टर थे। इससे पहले ये श्रीलंका के, मतलब इसके बाद ये श्रीलंका के 2005 से 2015 तक ये श्रीलंका के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। 2018 के बाद ये फिर प्राइम मिनिस्टर बने। तो इनकी फैमिली के रूट्स एक्चुअली में इनके दादा डॉन डेविड राजपक्षे से शुरुआत हुई थी। डॉन डेविड राजपक्षे 1947 से 1965 के बीच में एमपी रह चुके थे। इनके दो बेटे थे, एक डॉन मैथवे राजपक्षे, दूसरे डॉन एल्विन राजपक्षे। डॉन मैथवे राजपक्षे जो कि स्टेट काउंसिल के इलेक्शन भी जीत चुके थे और इनके छोटे भाई भी सरकार में रहे थे। एल्विन राजपक्षे के 4 बेटे थे, एक तो गोटाबाया राजपक्षे जो कि प्रेजेंट टाइम में श्रीलंका के प्रेसिडेंट है, और दूसरे महिंद्रा राजपक्षे जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे। तीसरे बेसिल राजपक्षे जो कि फाइनेंशियल मिनिस्टर रहे थे श्रीलंका के, और चौथे चमल राजपक्षे जो कि मिनिस्टर ऑफ इरिगेशन डिपार्टमेंट के थे। यानी चारों भाई सभी के सब अच्छी पोस्ट पे थे, लेकिन महिंद्रा राजपक्षे के बेटे नामली राजपक्षे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स रहे थे। नमल राजपक्षे के बेटे सचिन राजपक्षे मिनिस्टर ऑफ पैडी एंड सीरियल्स ऑर्गेनिक फूड के मिनिस्टर रहे थे। मतलब इस लेवल की डायनेस्टी आपने इंडिया में भी नहीं देखी होगी, जहाँ की पूरा का पूरा परिवार पॉलिटिक्स से बिलोंग करता है, सभी के सभी एक अच्छी पोस्ट पे थे।
फिर उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आया था जो 2021 में, जब राजपक्षे परिवार के पास अलग अलग मिनिस्ट्रियल बर्थ थे, 7 कैबिनेट पोजीशन थी श्रीलंकन सरकार में, और 70 से 75% तक इनके परिवार के हाथ में बजट था। एक्चुअली में पिछले साल अक्टूबर 2021 में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया था, जो कि 20th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका था, जिसमें उनकी खुद की पावर को उन्होंने और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था। इसकी वजह से जो आज इतनी बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस है वो उसी की वजह से थी, जिसे पॉलिटिकल क्राइसिस भी कहा जाने लगा। इस पॉलिटिकल क्राइसिस को समझने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को समझना पड़ेगा। जैसे इंडिया को ब्रिटिश से आज़ादी मिली थी 1947 में, और इंडिया एक पूर्ण स्वराज्य को प्राप्त हुआ था, लेकिन श्रीलंका को जो आज़ादी मिली थी वो 4 फरवरी 1948 को मिली थी, पर इसे पूर्ण स्वराज नहीं मिला था। ये एक डोमिनेंट स्टेट माने जाना लगा था, मतलब इसे एक ऑटोनॉमस देश रहेगा, ये ब्रिटिश के ऊपर निर्भर रहेगा, ब्रिटिश के अधीन रहेगा। तो श्रीलंका को फुल इंडिपेंडेंस कब मिली? श्रीलंका को फुल इंडिपेंडेंस 16 मई 1972 को मिली। इसके बाद फिर श्रीलंका ने 1978 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया। इस कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने एक सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट चुना, यानी जहां पर प्रेसिडेंट ना केवल हेड ऑफ स्टेट भी होगा, बल्कि उसे एग्जीक्यूटिव पावर भी दी जाएगी एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम में इसे असली एग्जीक्यूटिव पावर प्राइम मिनिस्टर को दी जाती है, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एग्जीक्यूटिव पावर दी जाती है, जो कि बहुत पावरफुल इंसान माना जाता है, और प्रेसिडेंट को एक नॉमिनल हेड माना जाता है। इसी तरह यूएस के पास जो सारी एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो प्रेसिडेंट को दी जाती है। वहाँ पर कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, वहाँ का सारा काम प्रेसिडेंट देखता है, कैबिनेट के सारे काम और हर डिपार्टमेंट को मैनेज करने का काम जो है प्रेसिडेंट के पास रहता है। तो श्रीलंका का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन था वो एक मिक्स्ड सिस्टम में था, जो कि इंडिया और यूएसए को मतलब मिला कर लिया गया था। तो इसके इलेक्शन कराकर, जैसे आपने देखा है यूएसए में जो भी प्रेसिडेंट चुना जाता है वो इलेक्शन के थ्रू चुना जाता है, यही चीज़ श्रीलंका में होती है। यहाँ पे भी प्रेसिडेंट इलेक्शन के माध्यम से चुना जाता है, जो कि इंडिया में नहीं होता है। इंडिया में प्रेसिडेंट को जनता द्वारा नहीं चुना जाता है। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर को चुनने के लिए इलेक्शन होते हैं, उसी तरह श्रीलंका में भी प्राइम मिनिस्टर को चुनने के लिए जो है इलेक्शंस कराए जाते हैं। इसलिए श्रीलंका के सिस्टम को एक मिक्स सिस्टम माना गया है, जिसे इंडियन और यूएसए सिस्टम से मिलाकर बनाया गया है। श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक श्रीलंका के प्रेसिडेंट के पास बहुत पावर है, लेकिन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के पास भी बहुत पावर है, जिसे बदल दिया गया साल 2015 में। जो अपोजिशन पार्टी आई उसने अपनी तरीके से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, जिसमें प्रेसिडेंट के पास जो पावर थी उसे हटाकर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। लेकिन फिर दोबारा नवंबर 2019 में गोटाबाया राजपक्षे को दोबारा नियुक्ति किया गया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। उन्होंने फिर कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया और कोविड-19 को एज ए एक्सक्यूज़ इस्तेमाल करते हुए कहा कि पिछली सरकार में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आए, इसीलिए उन्होंने पिछले साल अक्टूबर में अमेंडमेंट फिर किया कॉन्स्टिट्यूशन का। इस बार जो अमेंडमेंट किया वो पिछली बार से भी ज़्यादा पावर उन्होंने प्रेसिडेंट को दी, मतलब उन्होंने सबसे ज़्यादा पावर अपने आप को दी। और उन्होंने ये पावर्स में बताया कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि मिनिस्टर को अपॉइंट करने की, मिनिस्टर को फायर करने की, इलेक्शन अथॉरिटी अपॉइंट करने की, पब्लिक सर्विस को अपॉइंट करने की, पुलिस, ह्यूमन राइट्स कमीशंस और इन्वेस्टिगेशन कमीशन, इन सबको अपॉइंट करने की पावर प्रेसिडेंट के पास है। चाहे तो वो पार्लियामेंट को कभी भी डिसॉल्व कर सकती है, ये सारी पावर भी जो है प्रेसिडेंट के हाथ में आ गई। बल्कि पहले ऐसा नहीं था, पहले पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने की पावर जो है प्रेसिडेंट के पास नहीं थी। साथ ही साथ प्रेसिडेंट को ये भी पावर दे दी गई है कि वो प्रेसिडेंट की पोजीशन में रहने के साथ साथ वो कुछ अन्य डिपार्टमेंट में भी मिनिस्टर बन सकते हैं, जैसे फाइनेंशियल मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ऐसे कई पोस्ट पर मिनिस्टर बन सकते हैं। और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के पास श्रीलंका का ऑलमोस्ट पूरा कंट्रोल आ गया था। जहाँ पर इनका कंट्रोल नहीं था वहाँ पर इन्होंने अपने भाइयों या इनके परिवार के किसी सदस्य को बैठा दिया गया था, ताकि ये पूरा कंट्रोल उनकी फैमिली के हाथ में रहा और ये एज अ फैमिली बिजनेस की तरह चलता रहे। दुनिया भर में इनके इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लेकर बहुत ही क्रिटिसाइज़ किया गया था। और यहाँ पर जो है मेन प्रोटेस्ट का कारण ये था कि प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे के रेजिग्नेशन को लेकर था, जो कि अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए यह प्रोटेस्ट चलता रहा है।
पॉलिटिकली देखा जाए तो यह बहुत टिपिकल है कि आम देशों में तो अब प्रेसिडेंट इस्तीफा दे सकता है, लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि श्रीलंका में कॉन्स्टिट्यूशन में मिड टर्म इलेक्शन का कोई प्रोविज़न नहीं है। पार्लियामेंट में यह चर्चा भी चल रही थी कि इतनी इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच में यहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं कराया जा सकता क्योंकि यहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई है और एक नॉर्मल इलेक्शन हेल्ड कराने में लगभग 800 रुपये मिलियन श्रीलंकाई मुद्रा का खर्च आता है। और सारी अपोजिशन पार्टी भी यही कह रही हैं कि इलेक्शन कराने के अभी पैसे नहीं हैं क्योंकि यहाँ की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई है। तो ये श्रीलंका की प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन चल रही है और इसी आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका को उनका नया प्रधानमंत्री मिल गया है जिसका नाम रानिल विक्रमसिंघे है। उनके पास 225 सदस्यों वाली संसद में महज एक सीट है जिन्हें अब वह केवल नाजुक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है बल्कि देश में फैली अशांति भी खत्म करना है। विक्रमसिंघे 4 बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और फिर एक बार ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री बनाए जा चुके हैं और अब इन्हें इस इकोनॉमिक क्राइसिस को संभालना है। देखते हैं आगे श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे सुधरती है। सो गाइज, श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस का क्या रीज़न है हमने समझा, श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस है इस बारे में भी बात की और इस इकोनॉमिक क्राइसिस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये सारे टॉपिक को हमने समझा। गाइज, अगर इन टॉपिक्स में कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।